All right, so I think we should start now. Do we have anybody to just start or tell anything? Navkar Mantra? Jeeto Apex? जी सर, 2 minutes. All right. Quickly, please. Yes. Are we starting? Shweta ji? ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो यर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ईशो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। All right. Let's start. सभी वीडियो ऑन कर ले अपना अपना क्विकली। आज का जो सेशन है ये फाइनल सेशन है ऑफ दिस एंटायर वर्कशॉप। कल का जो पार्ट रहेगा वो होगा पैनल डिस्कशन। और पैनल डिस्कशन इज नॉट अ सेशन, इट इज लाइक 2 एंटरप्रेन्योर्स आएंगे कल एंड वील बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम। उनके साथ एक पैनल डिस्कशन होगा। आप उनसे सवाल पूछ पाएंगे, मैं अपने सवाल उनसे पूछूंगा फ्रॉम व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस एंड दैट विल बी डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोल सकता हूँ क्लाइमैक्स रहेगा इस पूरे वर्कशॉप का। But today is the final session and it will be focusing on pitching, funding, and investment. So I request everybody to switch their camera on quickly so that we can start the session. Yes, quickly, 10 seconds. I request everybody to, yes, switch their camera on. All right. Okay, I'm sharing the screen. Please let me know if it's visible. Yes, I hope the screen is visible, everyone. Yes, Yes. sir. So it's pitching and funding, all right, जो आज का टॉपिक है एंड दिस विल बी द फाइनल टॉपिक एज आई सेड ऑलरेडी। कल हम लोग ने जो देखा था इट वाज अबाउट फिनेंशियल मैनेजमेंट, अबाउट हाउ टू मैनेज मनी इनसाइड योर बिजनेस। बट मनी मैनेज करने से पहले मनी होना तो चाहिए राइट, बिजनेस के अंदर, फिर ही आप मैनेज करेंगे राइट। सो दैट्स व्हाई विल बी फोकसिंग कि पहले हाउ टू गेट कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स, अपने बिजनेस को कैसे इन्वेस्टर्स के सामने पिच किया जाए। पिच करने का मतलब होता है अपने बिजनेस के बारे में इन्वेस्टर्स को बताना, ठीक है। और उसमें कई सारी चीजें होती हैं, इट्स नॉट वन और टू थिंग्स, इट्स मल्टीपल थिंग्स, ओके। अलग से लगभग 10 से 12 टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। कई बार आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है पिच करने के लिए, कई बार आपको आधा घंटा बात करना होता है और फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। यस, आई एम श्योर आप सभी ने शार्क टैंक देखा होगा। यस एवरीवन, कितने लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शार्क टैंक इंडिया? प्लीज टेल ऑनेस्टली, सभी बताएंगे जिन्होंने भी देखा है। यस, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू मेक श्योर कि वो, यस प्लीज, ओके। एंड आज जो है फाइनली मैं आपको पिच करने के लिए भी बोलूंगा आज। सो आई वांट एवरीवन टू मेक श्योर कि आप अपना पिचिंग ठीक से करें व्हेन आई एम आस्किंग यू टू। ऑलराइट, चलिए। यस यस, मेनी ऑफ देम हैव सीन इट। एंड शार्क टैंक इंडिया में क्या होता है, देयर विल बी अ बिजनेस कमिंग अप। उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं, 5 लोग बैठे होते हैं, 5 या 6 लोग। एंड उनके सामने क्या होती है, पिचिंग होती है। दे विल पिच देयर एंटायर बिजनेस प्लान विद इन 7 to 8 मिनट्स। 7-8 मिनट पिच करने के बाद क्या होता है कि वो बातचीत करते हैं राइट, कि आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होता है एंड देन आपका जो भी आस्क है, आस्क मतलब आप कितने
पैसों के लिए आए हो और कितना परसेंट डाइल्यूट करने के लिए आए हो अपने बिजनेस का। परसेंटेज डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है बिजनेस का? फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आपका बिजनेस 100 रुपए का है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? उस 100 रुपए में आप इन्वेस्टर को कितने रुपए की हिस्सेदारी देना चाहते हैं? अब वो 1 रुपए हो सकता है, 5 रुपए हो सकता है, 10 रुपए हो सकते हैं, राइट? व्हाट इज द पार्टनरशिप और ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस दैट यू वांट टू गिव टू द इन्वेस्टर? दैट इज नोन एज डाइल्यूशन, ठीक है? अपनी कंपनी के परसेंटेजेस को डाइल्यूट करना, ठीक है? और डिपेंड करता है, आप 1% भी कर सकते हैं, आप आधा परसेंट भी कर सकते हैं, आप 10, 20, 50% भी कर सकते हैं, ठीक है? कई लोग करते हैं, एंड कई लोग इन्वेस्टर्स के पास जाके कभी कभार अपनी कंपनी बेच के भी आ जाते हैं। सो वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? सो अभी राइट नाउ हमारा फोकस क्या है? पिचिंग। पिच कैसे करना चाहिए? पिचिंग से भी पहले एक स्टेप आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पिच डेक, ठीक है? पिच डेक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर वन स्मॉल क्वेश्चन। आप सभी खाना खाते होंगे, खाना बनाते होंगे, राइट? खाना बनने से पहले या खाना खाने से भी पहले क्या करना पड़ता है? व्हाट डू यू हैव टू डू बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग और स्टार्ट मेकिंग द फूड दैट यू ईट? उससे पहले वाला स्टेप क्या है? सभी बताएंगे फटाफट। आस्क, अच्छा हाँ, सवाल पूछना पड़ता है कि हाँ क्या आप खाएंगे, राइट? ओके, थिंग्स टू व्हाट टू ईट और मेक, ठीक है? थिंक व्हाट टू मेक, ठीक है, सोच लिया क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है ये सोच लिया, करेक्ट। यू हैव टू गेट द मटेरियल्स, राइट? प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो द प्रेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग टू कुक, राइट? तो वैसे ही आप पिचिंग करने जाओगे, आप बात करने जाओगे, उससे पहले आपको पिच डेक फाइनलाइज करना होता है। उस पिच डेक में पूरा इंफॉर्मेशन होगा आपकी इन्वेस्ट मतलब बिजनेस का, राइट? और इस पिच डेक में लगभग 10 से 12 स्लाइड्स होते हैं, ठीक है? 10 से 12 स्लाइड्स होते हैं, और वो कोई भी ऐसी मतलब ऐसे ही नहीं ढालना है स्लाइड्स। आपको क्या करना होगा? आपको टॉपिक वाइज डालने होंगे, और वो टॉपिक्स भी फिक्स्ड है। हम लोग क्या अक्सर करते हैं कि पिच डेक में गलती ये कर देते हैं कि यार हम लोग बहुत सारे स्लाइड्स डाल देते हैं, 20, 22, 25, 30, मैंने 55 स्लाइड का भी पिच डेक देखा है, 55। ओके, बट वो कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं ला पाएगा। कारण बताइए उसका। एक लंबा पिच डेक होने का मतलब क्या है? मतलब व्हाट इज द इशू इन इट? क्या इशू है अगर पिच डेक लंबा है या बड़ा है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? सभी बताएंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ यू हैव अ बिग पिच डेक? टू मच डेस्परेशन, समझ में आ गया? नोबडी इज इंटरेस्टेड टू रीड दिस एनीवेज, नोबडी इज रीडिंग इट। आप प्रेजेंट करने वाले हो, ठीक है? यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, नो वन हैज दैट टाइम, क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है? आपको पता है कि आपको मिलेंगे 7-8 मिनट, 55 स्लाइड लेके चले गए, ठीक है? तो टाइम का तो उनके लिए कोई इशू नहीं, वो आपको 7 मिनट ही देंगे। इशू किसके लिए होगा? आपके लिए होगा। यस, इशू आपके लिए होगा दैट यू वोंट बी एबल टू मेक श्योर दैट आपको कितने टाइम में कितने स्लाइड्स को कवर करना है। अक्सर क्या होता है, फिर स्लाइड्स रह जाते हैं, और कई बार 55 स्लाइड करते करते 30 या 32 स्लाइड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, और वहां तक आप पहुंचते ही नहीं हो 7 मिनट में। यस, एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू कीप द स्लाइड्स एज मिनिमम एज पॉसिबल, और स्टे टू द पॉइंट। वो 12 स्लाइड्स भी बड़े नहीं होने चाहिए, सिंपल 4-5 लाइन्स, डेटा, ग्राफ वगैरह ये सब देना है, बस काफी है। इसके अलावा नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है। चलते हैं पहले स्टेप पे, पिच डेक, ठीक है? पिच डेक से भी पहले एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट? टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, खासकर जब आप इन्वेस्टमेंट लेने जाओगे इन्वेस्टर्स के पास, तो वो आपसे यही सब पूछेंगे कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है? इसमें जो आप लेटर्स देख पा रहे हो, B2B, C2C, C2B, B2C, B2A, C2A, ये सब, इसमें जो पहला लेटर है ये है सेलर, ठीक है? पहला लेटर सेलर है, दूसरा लेटर बायर है, ठीक है? पहला लेटर सेलर है, दूसरा लेटर बायर है, ठीक है? B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। फुल फॉर्म ऑफ B2B, एवरीवन क्विकली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2B? ओके, बिजनेस टू बिजनेस, एंड बस बिजनेस टू बिजनेस, राइट? सो फाइन, बिजनेस टू बिजनेस इज द फुल फॉर्म ऑफ B2B। B2C का फुल फॉर्म क्या है? जस्ट चेकिंग योर नॉलेज। B2C का फुल फॉर्म, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, ऑल राइट, ग्रेट। C2C का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ C2C? C2C, कस्टमर टू कस्टमर, राइट, ग्रेट। एंड C2B? C2B का फुल फॉर्म क्या है?
कस्टमर टू बिजनेस, ओके ग्रेट। B2A का फुल फॉर्म बताइए। लेट्स सी कितने लोग जानते हैं इस चीज को। B2A। क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ढूंढ के आप नहीं बताएंगे, आप बस मुझे हाँ। नॉट एजेंट्स। ओके, इसका आंसर है करेक्ट, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट। और फिर C2A का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ C2A? ओके ग्रेट। सो C2A का फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन या कस्टमर टू गवर्नमेंट। अब समझिए इस बात को, ठीक है? यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब यहां पे क्या हो रहा है कि आपने B2B में गया, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पता है किसी को? B2B का सबसे अच्छा फुल फॉर्म, मतलब जो एग्जांपल है, ये जो रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं ना आप, रॉ मटेरियल्स, तो वो क्या है? आप एक बिजनेस है जो कोई रेडीमेड चीज बना रहे हैं, और कोई बिजनेस है जो रॉ मटेरियल्स को तैयार कर रहा है। तो उस बिजनेस ने आपको एज अ बिजनेस रॉ मटेरियल्स को सप्लाई किया। तो सेलर कौन है? रॉ मटेरियल देने वाला। बायर कौन है? एक दूसरा बिजनेस। ठीक है। अब ऐसे केस में क्या हो जाता है कि B2B इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस जहां पे कोई एग्जैक्ट कस्टमर नहीं है दोनों ही बिजनेस। बट सिंस हम लोग ने पहले ही बोल दिया कि एक सेलर है और एक बायर है, इसलिए दोनों बिजनेसेस को क्या कहा गया? एक सेलर है एक बायर है। ऑलराइट, देयर इज नो सिंगल कस्टमर कस्टमर इन्वॉल्व, कि कोई जाके दुकान में खरीदी कर रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? B2B का कोई एग्जाम्पल बताना चाहेंगे आप? एनीबडी? B2B का कोई भी एग्जाम्पल? मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर समझ गया, ओके। बट B2B का कोई एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर इज नॉट B2B। मुझे पता है कि मेनी पीपल फील दैट इट इज B2B। कई जगहों पे कई बुक्स में भी लिखा है कि इट इज B2B। बट जो स्टैंडर्डाइज बुक्स हैं उसमें कहीं पे भी मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर को B2B नहीं कहा गया है। क्योंकि होलसेलर एक बिजनेस के टर्म में आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो आपके प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, रिटेलर आपके प्रोसेस का पार्ट है। यस, करेक्ट। सो B2B का एग्जांपल करेक्ट, समवन इज सेइंग प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक जो है रॉ मटेरियल के फॉर्म में आपके पास आया, उस प्लास्टिक से आपने बॉटल्स, डब्बे, पैकेट्स कुछ भी बनाए, तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ B2B। फाइन, ग्रेट। नेक्स्ट आता है B2C। ऑलराइट, B2C का सिंपल सा मतलब सबसे सिंपल और सबसे आसान है, बिजनेस कस्टमर को बेच रहा है। इसका सबसे आसान जो मतलब एग्जांपल है, दुकान, कोई भी दुकान, कोई भी शोरूम, कोई भी शॉप इज अ टाइप ऑफ B2C। यस और नो? बिजनेस टू कस्टमर, समझ में आई बात? कोई भी, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आप कहीं भी। अब मान लीजिए कोई शोरूम में आप जा रहे हैं, लेंस कार्ट के शोरूम में चश्मा खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है? B2C है। ऑलराइट, दैट इज नोन एज B2C। हाँ, ये स्टॉल्स, एग्जीबिशन, एवरीथिंग इज B2C ओनली। ठीक है, बिजनेस डायरेक्टली अपने कस्टमर को बेच रहा है। नेक्स्ट कम्स कस्टमर टू कस्टमर, C2C। इसका एग्जांपल किसी को पता है? कस्टमर टू कस्टमर, C2C, जहां पे कस्टमर ही प्रोडक्ट को कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच रहा है। एनी एग्जांपल्स किसी को याद हो, किसी को पता हो? नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही, डोंट वरी। एनीवन? एजेंट्स, ओके। OLX, ओके, ठीक है, समझिए। कस्टमर टू कस्टमर, ये हम लोग जब भी सेकंड हैंड लेते हैं ना, सेकंड हैंड चीजें, ऑल द सेकंड हैंड स्टफ इज नथिंग बट इनटू C2C। ठीक है, जब भी आप कोई भी सेकंड हैंड चीज लोगे वो C2C के अंदर ही आएगा। क्यों आएगा C2C के अंदर? क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी किसी और बिजनेस से वो खरीदा था, अब वो आपको एज अ कस्टमर सेकंड हैंड में बेच रहा है, यूज करके अब आपको दे रहा है। राइट, सो दैट इज ऑल्सो C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कस्टमर टू बिजनेस। इसके एग्जांपल्स बताइए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस के एग्जांपल्स किसी को भी पता है? सभी बताएंगे यहाँ पे चैट बॉक्स में, अगर कोई भी आइडिया हो तो। इसके एग्जांपल्स थोड़े कम है, इट्स डिफिकल्ट। ओके, स्पिनी, स्क्रैप, ओके, और कुछ? ओके, होम बेकरी, होम बेकरी, होम बेकरी से कैसे हुआ? होम बेकरी एक बिजनेस है, आपने कस्टमर को दिया तो वो तो B2C में आ गया। हाउ डज इट कम अंडर C2B? बताइए जरा, हाउ डज इट कम इन LIC? LIC नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इट डज इट कम अंडर दैट।
ओके फाइन, अब समझिए इस बात को। आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सबने देखा है? सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, राइट? अरे करते हैं, यस और नो? करते हैं, राइट? अब समझिए इस बात को। इन्फ्लुएंसर बेसिकली क्या है तो एक नॉर्मल कस्टमर जैसा ही, राइट, जिसको वो प्रोडक्ट बेच सकते थे, बिजनेस, राइट? पर बिजनेस को क्या करना पड़ रहा है? कंज्यूमर के पास आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको प्रमोट करवाना है, राइट? सो बिजनेस इज गेटिंग प्रमोटेड बाय द कस्टमर। सेल कहां हो रहा है? कस्टमर सेल कर रहा है किसको? अपने इन्फ्लुएंस को। किसे? बिजनेस को। ठीक है, कि मेरे पास 100K फॉलोअर्स हैं, मैं आपके बिजनेस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करूंगा या करूंगी। दैट इज कमिंग अंडर C2B। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जितने भी प्रमोशन होते हैं वो C2B में आते हैं। या फिर आप जो गूगल से कई बार इमेजेस निकालते होंगे तो शटर स्टॉक नाम का आपके सामने एक चीज आया होगा, शटर स्टॉक। शटर स्टॉक आया है? यस। शटर स्टॉक क्या है? आप फोटोज लेते हैं, इमेजेस लेते हैं अपने कैमरा के थ्रू, अपने प्रोफेशनल कैमरा के थ्रू, आपने शटर स्टॉक में अपलोड कर दिया, वहां से आप और लोगों को बेच सकते हो। ठीक है, तो कस्टमर ने क्या किया? सी ने बेसिकली शटर स्टॉक, जो कि बहुत बड़ा कंपनी है, वहां पे क्या कर दिया? अपने इमेजेस को बेच दिया। सेलर कौन हुआ? वो कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, कस्टमर कस्टमर क्यों बोल रहा हूं? उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा इसलिए कस्टमर नहीं है, वो कस्टमर की कैटेगरी में ही आते हैं, सिंगल पर्सन है, कस्टमर की कैटेगरी में ही आते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं बेसिकली? शटर स्टॉक एक ऐसी, शटर स्टॉक कैसे कमाएगा? सब्सक्रिप्शन के थ्रू कमाएगा। ठीक है, कि अगर किसी को इमेजेस खरीदने हैं आपके, तो उसको शटर स्टॉक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, $4, $5, $10, $20 का, इसका दैट्स द कमीशन विच दे गेट। ओके, सो C2B, मैं एक फोटोग्राफर हूं, शटर स्टॉक को बेच दिया मैंने पिक्चर्स को, और फिर शटर स्टॉक आगे उसे बेच रहा है। ठीक है, तो ये मेरा जो प्रोसेस है वो C2B हो गया। शटर स्टॉक किसी और को बेचेगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा? शटर स्टॉक इमेज नहीं, B2C है, बिजनेस टू कस्टमर जा रहा है। ठीक है, दैट्स द रीजन मैं बोलता हूं हमेशा कि मतलब इसको आप समझिए। मेरा प्रोसेस, मैंने शटर स्टॉक को दिया, कस्टमर टू बिजनेस है। बिजनेस टू कस्टमर कौन सा है? स्पॉटी, सॉरी, शटर स्टॉक जो है वो बाकी लोगों को इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज C2B। ठीक है, ये चार चीजें सिंपल है, हम लोग ने बहुत देखा होगा। अब आता है B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। कितने लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं चीजों को? आपकी जो भी चीजें हैं, आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस हैंडल करते हैं? एनीबडी हियर जिनके साथ, जिनका गवर्नमेंट के साथ दे हैव? हाँ, अरे इसमें कोई मतलब प्रेस्टीज वाली बात नहीं है, आपका बिजनेस ही वैसा हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के साथ ही डील करते हो। जैसे कि आपका मान लीजिए स्टील प्लांट है। अब स्टील प्लांट है तो गवर्नमेंट को भी तो स्टील की जरूरत है ना, फॉर लॉट ऑफ रीजंस, सो दे विल गेट इट फ्रॉम यू। इसीलिए बोल रहा हूँ। एनीवन हियर जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोक्योर करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को सेल करते हैं? ऑलराइट, दीपा जी फैमिली बिजनेस गोज टू गवर्नमेंट, ऑलराइट। एनीवन एल्स? नो? कंस्ट्रक्शन, ओके। ट्रेन पार्ट्स वगैरह, ऑल राइट फाइन। सो कई सारे पार्ट्स, कई सारे रॉ मटेरियल्स आपको गवर्नमेंट को सप्लाई करते, तो यहाँ पे क्या हुआ? आप एक बिजनेस हो जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को क्या कर दिया? अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को सप्लाई किया। ऑल राइट, दैट कम्स अंडर B2A। फिर आता है C2A। C2A का कोई मुझे बस एग्जाम्पल बता दे, कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन या कस्टमर टू गवर्नमेंट। कॉमन मैन से गवर्नमेंट के पास, कॉमन मैन इज द सेलर, गवर्नमेंट इज द बायर। प्लीज बताइए जल्दी, व्हाट इज C2A? आई रियली वांट टू नो, क्योंकि मुझे जानना है कि यहाँ पे CTO किसी को टैक्स करेक्ट। टैक्सेस इज वन ऑफ द आंसर्स फॉर दिस। ठीक है, टैक्सेस इज वन ऑफ द आंसर्स फॉर दिस। ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे है टैक्सेस आंसर। C2A जो है वो बहुत ही वियर्ड कैटेगरी है। ठीक है ना, ये कैटेगरी इतनी नॉर्मल नहीं है जितनी हम लोग को लगती है। C2A की जो सबसे खास बात है ना, वो है कि गवर्नमेंट बॉडीज को आप जो भी ऑडिट करवा रहे हैं, आप जो ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं, आप अपने वाटर बिल्स भर रहे हैं, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भर रहे हो, ये सारी चीजें किसमें आता है? C2A में आता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, कस्टमर बेच कौन रहा है? गवर्नमेंट ही आपको दे रही है ना सारी चीजें। इलेक्ट्रिसिटी किसने दी? गवर्नमेंट ने दी, और कस्टमर क्या कर रहा है? उसके लिए पे कर रहा है। तो होना चाहिए था A to C, बट यहां पे है क्या? C2A। ये ऐसा नाम दे दिया गया है। पर जितने भी आप टैक्सेस देते हो, जितने भी आप बिल्स पे करते हो गवर्नमेंट को, ये सारी चीजें जो भी हैं, ये C2A में आती है। ठीक है, बैंकिंग, अगर गवर्नमेंट बैंक है तो अगेन C2A में आती है।
राइट, एम आई क्लियर एवरीवन? सी टू ए, एम आई क्लियर? यस, तो ये सारी 6 चीजें हैं। अब इसके बाद आएंगे हम लोग मेन चीज पे, जो आज हमारा टॉपिक है, विच इज पिच डेक क्रिएट करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार सभी, क्विकली, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सभी स्क्रीनशॉट ले ले, इसका इंपॉर्टेंट है। पिच डेक कैसे बनाना है? अब अगर आप कभी भी कहीं पे भी लेके जाएंगे इसको, 8 स्लाइड्स का है, सॉरी वहां पे 10 स्लाइड्स है, इट इज फॉर 8 स्लाइड्स, ठीक है? 9 और 10 स्लाइड्स एक्स्ट्रा, 2 स्लाइड्स का मैंने क्यों रखा है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो 2 स्लाइड जो है वो हर एक बिजनेस के लिए काम नहीं आते। प्रोडक्ट बिजनेस के लिए काम आएंगे, सर्विस बिजनेस के लिए काम नहीं आएंगे, ठीक है? बट ये जो 8 स्लाइड है, ये प्रोडक्ट हो या सर्विस, दोनों के लिए कॉमन है। 9 और 10 कॉमन नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा, ठीक है? रेडी? चलिए, आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टाइटल स्लाइड, बिजनेस का नाम और जो प्रेजेंट कर रहा है उनका नाम। मान लीजिए यहाँ पे सरिता जी हैं फ्रॉम बैंगलोर, उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है कृति आर्ट्स के नाम से, ठीक है? अब कृति आर्ट्स किसकी ओनर है? वो उसकी ओनर जो है वो कौन है? सरिता जैन। ओके, सो शील जस्ट राइट कृति आर्ट्स, नीचे हाइफन, सब टाइटल में, सब हेडिंग में, सरिता जैन, बाय सरिता जैन, ठीक है? दिस इज वॉट यू पुट इन द टाइटल स्लाइड, ठीक है? और इसके बाद जब आपने कंपनी का नाम वगैरह वहां पे क्लियरली लिख दिया, सेकंड आता है द प्रॉब्लम स्लाइड। प्रॉब्लम स्लाइड का मतलब क्या होता है? अब मैं आप सबको मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, आप बस आंसर देते जाइए, ठीक है? समझिए इस बात को, ऑलराइट? सो हम सब ने स्मार्ट वॉच देखा है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच सभी को पता है। पहले के जमाने में नॉर्मल घड़ी होती थी जिसमें 2-3 हाथ होते और वो चलती थी। अब स्मार्ट वॉच का क्या हो गया है? मोबाइल फोन्स को वॉच के साथ कनेक्ट कर लिया, अपने कॉल्स मैसेजेस सब कुछ फोन में, मोबाइल सॉरी स्मार्ट वॉच में हैंडल कर सकते हो। तो प्रॉब्लम स्लाइड फॉर अ स्मार्ट वॉच ब्रांड क्या होगा? प्रॉब्लम क्या थी जिसके कारण स्मार्ट वॉच बनाया गया? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? बताइए सभी चैट बॉक्स में। आपको ये मानना होगा दैट यू आर हैविंग अ स्मार्ट वॉच ब्रांड। यस, तो प्रॉब्लम स्लाइड में आप क्या प्रॉब्लम लिखेंगे? सभी लिखे, सभी बताएंगे चैट बॉक्स में क्विकली। फॉर कॉल्स एंड मैसेजेस इज नॉट द प्रॉब्लम, वो आपके लिए एक फीचर है कि वो दे रहा है, बट प्रॉब्लम क्या होगी जिसके कारण इसको बनाना पड़ा? सभी बताएंगे फटाफट। ऑल स्पोर्ट एक्टिविटीज, वेरी गुड, ओके। व्हाट एल्स? ओके, हार्ट रेट, हेल्थ मॉनिटरिंग, वेरी गुड। समझिए इस बात को, देर इज नो प्रॉब्लम, इट इज फॉर एक्सेसिबिलिटी, नहीं प्रॉब्लम है तभी बनाया गया। पीपल कुड नॉट ट्रैक फिटनेस रेट एक्सेट्रा, नेट कनेक्शन, ओके, एंड व्हाट एल्स? ओके, समझिए इस बात को। सो द प्रॉब्लम स्लाइड इज वेरी सिंपल, ठीक है? टू इंटीग्रेट अ मोबाइल फोन एंड हेल्थ ट्रैकिंग इन अ सिंगल डिवाइस, ठीक है? वॉच में भी क्या होगा? आप टाइम भी देख सकते हो, हेल्थ ट्रैकिंग भी कर सकते हो, और मोबाइल फोन में जो जो चीजें थी, सारी चीजें आप इसमें हैंडल कर सकते हो। यस, दैट वाज द प्रॉब्लम स्लाइड की ये सारी चीजें किसी एक डिवाइस में नहीं थी। यू नीड टू कैरी 3 सेपरेट डिवाइसेस फॉर दैट, ठीक है? हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए तो और भी बड़ी डिवाइस होगी, वो छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी, राइट? सो फॉर दैट वाज द प्रॉब्लम स्लाइड फॉर दिस थिंग। सॉल्यूशन स्लाइड क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग? स्मार्ट वॉच ब्रांड है, आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? अरे स्मार्ट वॉच प्रोडक्ट है, आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हो? 3-4 अलग अलग डिवाइसेस है, आपने क्या कर दिया सॉल्यूशन में? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पिच डेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जो ध्यान से सुनेंगे आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे पिच नहीं दे पाते लोग, ठीक है? या answer is very simple. The solution is to merge all these 3 devices into a single device, which is a smart watch. ठीक है? ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट सॉल्यूशन का। फिर आता है बेनिफिट्स। आप सब बताइए स्मार्ट वॉच के क्या क्या बेनिफिट्स है, सभी बताएंगे, एवरीवन। और जरूरी नहीं कि एक ही बार बोल सकते हो, मल्टीपल आप बता सकते हो, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ अ स्मार्ट वॉच, सभी। चार्जेबल, ओके, वेरी गुड। गेम्स, कॉल्स एंड मैसेजेस देख सकते हैं आप, गेम्स भी हैं मुझे पता नहीं था, ओके। मॉनिटरिंग हेल्थ विथ हेल्थ एंड टेक कॉल्स, ओके गुड। टेम्परेचर, गुड। सोल्यूशन, टाइम, फोन, एक्सरसाइज, बीपी आप देख सकते, स्टेप मॉनिटर, ओके फाइन। कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी गुड। इजी टू कैरी है, ब्लूटूथ का फीचर है, ऑलराइट। कनेक्टिविटी, लिसनिंग सॉन्ग्स, टॉर्च, इजी टू कैरी। इजी टू कैरी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि वो अर्गोनॉमिक्स में आ जाता है, मैंने आपको बताया था पहले दिन ही। अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हैंडल करने की, कैरी करने की जो
ईज होता है, उस ईज को क्या बोलते हैं हम लोग? एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, ERGONOMICS। ओके, सो एर्गोनॉमिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या है? बेनिफिट्स हैं। फिर आती है टीम स्लाइड। एक स्मार्ट वॉच ब्रांड को बनाने के लिए टीम में किन किन लोगों का होना जरूरी है, चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट आए तो तीसरा सेशन जो हम लोग ने लिया था, बिजनेस टीम, उसके बारे में आप सोच के आंसर दे सकते हैं। टीम में कौन कौन होगा? डेफिनेटली एक सीईओ या फाउंडर होगा, ऑलराइट, होगा या होगी, वट एवर, बट टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन दैट टीम? सभी बताएंगे चैट बॉक्स में फटाफट। सीईओ, ओके, फाइनेंस के लिए CFO, प्रोडक्ट मैनेजर, वेरी गुड, सही है, दोनों बच्चे हैं, दोनों अच्छे से आंसर करें, ग्रेट। अदर्स जो आपको समझ में आए, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, गुड। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी ध्यान रखने के लिए यू नीड समबडी टू हैंडल इट, ओके। टेक्निकल हैं, डिजाइनर्स हैं, वेरी गुड। डिजाइनर्स, डेफिनेटली प्रोडक्ट डिजाइनर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सभी क्या है? लोग टीम के अंदर है। तो आपको अपनी टीम को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। अच्छा मुझे बताइए, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, इन्वेस्टर्स को अपनी टीम के बारे में बताने की क्या जरूरत है? जरूरत ही क्या है? क्योंकि अगर आपकी टीम है, वो आपकी टीम है, यू डोंट हैव टू टेल टू द इन्वेस्टर। उनको इस चीज से क्या लेना देना कि आपने टीम में किसको रखा है, किसको नहीं रखा है। टू शो स्ट्रेंथ नहीं, शो स्ट्रेंथ के लिए टीम का स्लाइड नहीं रखा जाता। बिल्ड ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता उससे। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ठीक है। पिच मैंने दिए भी हैं, पिच मैंने सुने भी हैं, तो इन दैट केस आई नो व्हाई डू पीपल अटैच टीम स्लाइड, राइट। मैंने अपने 3-4 शुरू के पिचेस में नहीं किया था, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फिर बताई। हाँ सुनिए, नहीं, टीम सेलेक्ट करने के लिए डिसीजन मेकिंग स्किल्स का हाई होना जरूरी है, यस और नो? यस और नो? अगर आप एक टीम सेलेक्ट कर रहे हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स हैं वो बहुत हाई होनी चाहिए, तभी आप अच्छा एक टीम सेलेक्ट कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग के बारे में एक आइडिया लगाने के लिए ही आपके जो इन्वेस्टर्स हैं आपके टीम स्लाइड को मतलब एक बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। किस तरह के लोगों को इन्होंने चूज किया है, उनकी एकेडमिक स्ट्रेंथ्स क्या है, उनका स्किल सेट क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना उनका आउटपुट रहा है पिछले 1 साल के अंदर। ऑलराइट, दैट्स द रीजन टीम स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो, टू प्रूव इट इज अ वन मैन शो वो कारण नहीं है। अगर वो होगा वो अपने सवाल पूछ लेंगे आपसे कि आपके साथ कितने लोग काम कर सकते हैं, बस। बट दैट्स नॉट द थिंग। टीम स्लाइड इज टू शो दैट हाउ गुड यू आर इन डिसाइडिंग कि आपको कितने लोग चाहिए और कितने लोग के साथ साथ किस तरह के लोग चाहिए। ऑलराइट, सो Sorry, टीम sir. स्लाइड इज फॉर दैट, ओके। Sorry, नेक्स्ट sorry, कम्स sir. द, मैम प्लीज म्यूट Can I योरसेल्फ। explain that point why I wrote that to one man show? ओके, सेम, बोलिए मैम, बोलिए। Sir? या Yeah, प्लीज। it is because when you start a new company and you're asking for investors, if you're going to be the only person who is running the business or the company, the investors might worry कि कल दिन इस आदमी को कुछ हो गया तो हमारा पैसा का क्या? ओके, Does he has anybody to run behind the business? If something happens to him, or if he's not capable of running the business, then is it safe for me to invest in such a company where it's only a one-man show? ओके, So that was my reason for saying this. मधु जी आप मुझे बताइए, आपके पास एक टीम है, डू यू वर्क विद अ टीम करंटली? Right now, no, sir. I'm ओके फाइन, still मैं आपसे exploring. एक नॉर्मल सा सवाल पूछता हूँ, ओके। मान लीजिए आप एक टीम में वर्क कर रही हैं, आप ओनर हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, ये चैट बॉक्स में भी सभी आंसर देंगे अपना अपना। बहुत लोग हैं आपके साथ पीछे, ठीक है। इन केस आपको मतलब आपको किसी कारण से बैक ऑफ करना पड़े, बिजनेस छोड़ना पड़े, या फिर किसी को लगे कि आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्या टीम में आपने ये डिफाइन किया होगा कि मैं इसको बिजनेस हैंडल करने दूंगी, या आपने टीम को इसलिए रखा है कि आपका बिजनेस हैंडल कर पाए, बस टीम को इसलिए रखा है ताकि प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए? क्या कारण है? टीम में आपको ये बताना पड़ेगा कि यू आर द नेक्स्ट ओनर, और यू विल से दैट या यू आर द ओनर बट दे आर देयर टू जस्ट एग्जीक्यूट द प्लान। प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रखा है या लीडरशिप डिसाइड करने के लिए रखा है? हमने प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रखा है सर। करेक्ट। अब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जब एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं, टीम में 2 या 3 लोग होते हैं, ज्यादातर एक ही इंसान होता है, इसीलिए उसको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो टीम का स्लाइड इसीलिए माना जाता है, अगर आप टीम स्लाइड 2-3 चीजें होती है इसके अंदर, आप ट्रांसपेरेंटली अपनी टीम के बारे में बताओगे, मतलब खुल के, पहली बात। दूसरी या बात, कौन क्या कर रहा है और आपने उनको किस बेसिस पे चूज किया, ये दूसरी बात पता लगेगी।
तीसरी बात, अगर उनको इन्वेस्ट नहीं करना है ना, तो वो ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर आपके काम में दम नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर देयर। ओके, सो द टीम स्लाइड डजंट इवन मैटर फॉर द फैक्ट कि आप ये दिखा रहे हो कि मैं अकेला नहीं हूं। आप अकेले Okay. हो या नहीं हो, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको टीम स्लाइड देने का कारण बस इतना है कि अगर कोई लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंटली खुल के आपको बताना है, और बताने के साथ साथ ये बिलीव करवाना है कि मैंने अच्छे लोगों को अपॉइंट किया। तो अच्छे Okay. लोगों के Okay. दिमाग Okay. में हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो हाउ एवरी इन्वेस्टर थिंक्स इन इंडिया। ठीक है, Right. पर जो मेजर Right. कारण है वो ये है कि उनको पता Yes. लगाना है कि मधु जी पिंचा जो है वो एज अ डिसीजन मेकर, एज अ पीपल सेलेक्टर कैसी है। ऑलराइट, Okay. चैट बॉक्स में सभी बताएंगे। तीन बताए थे मैंने। प्रॉफिट वाला नहीं, वो तीन नहीं, दूसरा वाला तीन का जो मैंने एक सेट बताया था। व्हाट वर द थ्री एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स जो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। आखिरी था एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना। पहले दो क्या थे? पहले दो क्या थे? आखिरी था एग्जीक्यूशन, प्लानिंग। प्लानिंग से भी पहले, आइडिया इज नॉट द राइट वर्ड, वर्ड कुछ और था। एग्जीक्यूशन आ चुका है। नहीं, प्लेस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज नॉट द आंसर। बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड। आंसर इज विजन। बिजनेस का विजन बहुत ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन सा डिवाइस यूज किया था इसमें, कौन सा डिवाइस चूज किया था? स्मार्ट वॉच। ठीक है, अब द रोड मैप स्लाइड क्या हो सकता है स्मार्ट? क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको पहला स्टेप होगा कि आपको इंटरनल डिजाइन रेडी करना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रिकली क्या क्या मतलब पार्ट्स यूज करने हैं। फिर आपको डिजाइन चूज करना पड़ेगा, बाहर से वो दिखेगा क्या। फिर आपको रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, एक मॉडल बनाना होगा, एक सैंपल बनाना होगा, उसको टेस्ट करना होगा, और फिर उसके बाद मास प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। आफ्टर द मास प्रोडक्शन, यूनिट टेस्टिंग, हर प्रोडक्ट को, हर यूनिट को टेस्ट करना। ठीक है, उसको टेस्ट करने के बाद आप फाइनली क्या करोगे, पैकेजिंग करोगे। पैकेजिंग करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद डिलीवरी होगी। फिर कस्टमर उसको यूटिलाइज करके आपको फीडबैक देगा, आफ्टर सेल्स सर्विस होगी। एंड दैट इज द एंटायर रोड मैप। आफ्टर सेल्स सर्विस मतलब जरूरी है। इसके बाद होता है रिपोर्टिंग। फाइनेंशियली क्या क्या रिपोर्टिंग हुई है, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है, कितना लॉस जनरेट हुआ, जो भी है वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा पिछले कई सालों का, और आगे आने वाले सालों के लिए आप क्या फोरकास्ट कर रहे हो। कल मैंने बताया था आपको कॉस्ट फोरकास्टिंग या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ठीक है, तो फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको बताना कि अगले 6 महीने में, अगले एक साल में हम लोग इतना प्लान कर रहे हैं पिछले साल के सेल्स के हिसाब से कि इतना तो हम लोग कमा ही लेंगे। हो सकता है पिछले साल आपने मान लीजिए 12 लाख कमाए पूरे साल में, 12 या 12 से 15 लाख कमाए। इस साल आपका टारगेट है कि मैं 40 to 45 लाख कमाऊंगा या कमाऊंगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक रोड मैप स्लाइड हो गया, और वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स देयर। फिर आता है द आस्क स्लाइड। आस्क स्लाइड का मतलब होता है व्हाट इज योर आस्क, आप क्या मांग रहे हैं एज एन अमाउंट, और उस अमाउंट के लिए आप अपने कंपनी का कितना परसेंटेज उन इन्वेस्टर्स को देने के लिए तैयार है। मान लीजिए मेरा आस्क है अराउंड 10 लाख रुपीज, और उस 10 लाख के लिए मैं अपनी कंपनी का 5% देने के लिए तैयार हूं, तो वो क्या हो गया, मेरा आस्क है। अब इस आस्क स्लाइड के बेसिस पे क्या होगा, नेगोशिएशन होगा। क्या होगा? नेगोशिएशन होगा। ऑलराइट, अब नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, आप जो ऑफर देंगे
उसको वो काउंटर करेंगे कि नहीं इतना नहीं इतना, मैं 10 लाख में 12% लूंगा, 15% लूंगा, 20 लूंगा, इस तरह से। ठीक है, या फिर बोलेंगे मैं 10% के लिए कितना दूंगा, सॉरी 5% के लिए मैं 10 लाख नहीं दूंगा, मैं 8 लाख दूंगा। या तो पैसे बचाने की कोशिश होगी, या तो ज्यादा परसेंटेज लेने की कोशिश होगी, दो में से एक। वो कुछ बोलेंगे और फिर आप वापस काउंटर करोगे कि नहीं सर ये नहीं, ये करते हैं। ठीक है, आप अलग अलग ऑप्शंस दोगे, हुएवर इज द पर्सन। ठीक है, दैट इज द आस्क स्लाइड। एंड फाइनली कम्स द कॉन्टैक्ट स्लाइड। कॉन्टैक्ट स्लाइड का मतलब होता है CTA। अगर उनको कोई एक्शन लेना है बाद में, आपके जाने के बाद, कि मैं इसको इस बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो उस केस में आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो वो कॉन्टैक्ट स्लाइड ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस आर द 8 स्लाइड्स विच आर कंपल्सरी इन एवरी पिच डेक। ठीक है, अब मान लीजिए आपका पिच जो है क्लियर हो गया, आप अगले स्टेज में पहुंच गए जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टर्स को और क्लियरली बताना होगा, समझाना होगा। ठीक है, तो 2 स्लाइड और ऐड हो जाएंगी। किसी को आइडिया कि कौन से 2 स्लाइड्स हमें ऐड करनी चाहिए आपके हिसाब से? मुझे पता टेक्निकली आपको पता नहीं होगा, बट जिससे काफी डिटेल मिलती किसे, इन्वेस्टर को, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में। कौन सी 2 ऐसी स्लाइड्स हैं? लोगों का अलग से स्लाइड नहीं होगा, टाइटल स्लाइड में आप जोड़ सकते हो उसको, वो कोई दिक्कत नहीं। वेबसाइट नहीं, वो कॉन्टैक्ट स्लाइड में आ जाएगा। और सभी जवाब देंगे। कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तो वो स्लाइड डेक में नहीं आता, वो तो दोनों पार्टीज बैठ के डिसाइड करते। फ्यूचर गोल कम्स इन रोड मैप, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। आप अगेन वही टाइटल स्लाइड के पार्ट में आप 2-3 चीजें जोड़ सकते हो। प्रोफाइल के लिए अलग से स्लाइड या तो रखा ही नहीं, अलग से नहीं रखा जाता। आप जब टाइटल स्लाइड खोलते हो ना, तभी आप क्लियरली बता देते हो कि माई कंपनी इज दिस, दिस इज माई मिशन अबाउट माई कंपनी, मैं ये कंपनी मैंने कब शुरू की, क्या शुरू की, ये सारी चीजें जनरली बाय वर्ड्स ही बोली जाती है, अलग से स्लाइड नहीं रखा जाता पिच डेक के टाइम पे। क्योंकि कोई भी पढ़ के सुनाने के लिए इतना टाइम नहीं है वहां पे, आपके पास सिर्फ 7-8 मिनट है। आपको टाइटल स्लाइड के लिए 30 सेकंड मिलेंगे सिर्फ। ठीक है, दैट्स हाउ। सोशल मीडिया लिंक्स अगेन कॉन्टैक्ट में आएगा। स्केलिंग अप द बिजनेस, ओके फाइन, एक्स्ट्रा फंड्स नीडेड इन द फ्यूचर, नहीं अभी तक तो कुछ आया नहीं है जो ऐड करना चाहिए था। एनीबडी एल्स फाइनल ट्राई कोई करना चाहे? प्रोटोटाइप नहीं यार, प्रोटोटाइप के लिए अलग से स्लाइड रखने की जरूरत नहीं। प्रोटोटाइप तो वैसे पहले बात प्रेजेंट करते हैं, स्लाइड में नहीं आएगा वो। गवर्नमेंट सपोर्ट अगेन इसमें नहीं आएगा, पिच डेक में नहीं आएगा। हाँ, टाइटल स्लाइड के बीच बाद में अगर आप इमेजेस ऐड करना चाहते हो, अचीवमेंट्स अपना ऐड करना चाहते हो, तो आप ऐड कर सकते हो, बट वो टाइटल स्लाइड का एक्सटेंशन ही माना जाएगा, कि उसी को कंटिन्यू किया गया, अलग से कुछ। रिसर्च काइंड नहीं, माइलस्टोन्स नहीं, फीडबैक नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट्स नो, एवरीथिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइटल स्लाइड। अदर प्रोडक्ट्स विच प्रोड्यूस, नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पता नहीं कैसे भूल रहे हैं आप सभी। कंपटीशन नो। चलिए हिंट देता हूं, हमारे 6 फेजेस थे, इस पूरे वर्कशॉप के 6 फेज थे, उसमें से एक फेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक फेज बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे शायद, पर ये पहला वाला तो आपको गेस करना चाहिए। हमने जो 6 फेजेस डिस्कस किए पहले दिन से अब तक, उसमें से एक चीज आएगी यहाँ पे। फाइनेंस नहीं है, सेल्स। हाँ क्या? आपका मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है, वो आपको एक अलग से स्लाइड में रखना पड़ेगा। ओके, आज के टाइम पे पिच डेक में ये होना जरूरी है, आज से 1.5-2 साल पहले तक जरूरी नहीं था। ठीक है, कई लोग आजकल प्रेलिमिनरी लेवल, शुरुआती स्तर पे ही क्या बताने लग जाते हैं अपना मार्केटिंग स्किल्स। क्यों? उनको पता लगता है इन्वेस्टर्स को, यार ये अपने प्रोडक्ट को ऑडियंस तक ले जाने तक कितने ज्यादा सक्षम है, हाउ केपेबल दे आर ऑफ टेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट टू द ऑडियंस और टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी का जो स्लाइड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, और जो आखिरी स्लाइड है वो होता है प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स की। अगर किसी ने आपको इन्वेस्ट किया है, सीड फंडिंग मतलब शुरुआती दौर में किसी ने आपको आप पे इन्वेस्ट किया हो, एंजल इन्वेस्टर्स वही वापस अगर शुरुआत में किसी ने किया हो, वेंचर कैपिटलिस्ट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट राउंड्स को चलाया हो, जैसे कि माई कंपनी, सो हमने A B C एंड C+, ये 3 राउंड चलाए, 4 राउंड चलाए। ठीक है, तो इन दिस केस वी हैव बीन टेकिंग द इन्वेस्टमेंट, एंड इसमें क्या होता है दैट अलग अलग कंपनीज होते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं, कुछ फर्म्स होते हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। ठीक है, और उस टाइम पे आपकी एक वैल्यूएशन होती है,
मान लीजिए वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। कितने लोगों को पता है कि वैल्यूएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन, कि आज के समय पे मार्केट के अनुसार आपका जो बिजनेस है वो कितना वैल्यू होल्ड करता है। कितने लोगों को पता है कैसे कैलकुलेट करना है? किसी को भी पता है? एनीवेयर, एनीवन हियर? डज एनीवन नो? इफ यू नो देन प्लीज टेल यस। अगर नहीं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग पता नहीं, कई लोग मैंने देखा है जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना अपने प्रॉफिट्स को, सॉरी अपने वैल्यूएशन को, बहुत ही वियर्ड होता है, मैंने देखा है। आप शार्क टैंक पे भी देख, कई लोग आते हैं 300 करोड़ वैल्यूएशन, 400 करोड़, वो शार्क शार्क टैंक पे आ क्यों रहे फिर? राइट, कोई जरूरत ही नहीं है शार्क टैंक पे आने की। यस, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है यार, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी की। ठीक है, तो जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट राउंड में जाओगे तो आपको वैल्यूएशन देनी पड़ेगी, उस वैल्यूएशन के हिसाब से परसेंटेज आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मेरे कंपनी जो मैंने बोला कि यार 10 करोड़ की है, ठीक है, तो 10 करोड़ के हिसाब से मेरी कंपनी का 1% कितने का हुआ? सभी बताएंगे चैट बॉक्स में। 10 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से मेरी कंपनी का 1% कितने का हुआ? 1 लाख। 1 लाख? सीरियसली? 10 लाख? Answer is 10 lakhs. So my company is worth 10 lakhs for just 1%. All right. 10 लाख का है मेरे 1% का वैल्यू। ठीक है, सो अगर someone wants to invest in my company, they have to pay how much? 10 lakhs for 1% of valuation for ownership in my company। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट राउंड। अगर मैंने पहले कभी इन्वेस्टर्स को लिया है अपने कंपनी में, तो वो मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों इन्फॉर्म करना पड़ेगा? उनको पता होना चाहिए कि और कौन कौन इन्वेस्टर्स है, क्योंकि हो सकता है उन इन्वेस्टर्स में सिर्फ किसी एक के साथ उनकी ना बनती हो। राइट, एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ प्लेस वेयर दैट पर्सन इज देयर। हो सकता है ईगो इशू सब में ही होता है, आप सब जानते ही है। राइट, तो वो इशू उनमें ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स को भी बता देते हैं पिच डेक में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके अलावा यही दो टोटल स्लाइड्स थे, और टोटल कितने हो गए? 10 स्लाइड हो गए। मार्केटिंग एंड सेल्स आप चाहें तो मेंशन करें, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट की स्लाइड है, अगर आपने लिया है तब आप मेंशन करेंगे, अगर नहीं लिया तो आप मेंशन नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पिच डेक। समझ में आई बात? यस, चलो नेक्स्ट बात पे जाते हैं। अब व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी ऑफन डू पिचिंग करते वक्त? अब और जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं और ये गलतियां कर देते हैं। पहला क्या है? लैक ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपेयर करेंगे नहीं, हमें लगता है 7-8 मिनट ही तो बोलना है, अपने बिजनेस के बारे में बोलना है, कुछ भी बोल के आ जाएंगे। नहीं, पिचिंग से पहले आपको 3 चीजें रेडी करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आपका करंट बिजनेस, जो आपका जो करंट बिजनेस स्टेट है, कंडीशन है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने लोग हैं, कितना सैलरी दे रहे हैं आप, कितने सेल्स हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से, कितना लॉस हुआ है, कितना बर्न हुआ है। बर्न का मतलब होता है आपका इंटरनल जो आपका सेविंग्स था उसमें से कितना आपको लगाना पड़ा, दैट इज नोन एज बर्न। बिजनेस से पैसा टूट रहा है उसको क्या बोलते हैं? बर्न होना। ठीक है, अब वो बर्न 5% हो सकता है, 8% हो सकता है, 12% हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपके करंट स्टेट को आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी करंटली बिजनेस मेरा कहां पर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द आइडिया, मतलब अपने प्रोडक्ट को सिंपल तौर पे बताना सबसे अच्छी बात होती है। हम लोग क्या अक्सर कर देते हैं, कई बार क्या करते हैं कि वी टेंड टू ओवर कॉम्प्लिकेट, कि यार बिजनेस उनको समझ में आएगा ही नहीं, और वो कभी नहीं करना चाहिए। स्मार्ट वॉच है, सिंपल सी बात है, बता दिया। अब उसमें ये बताना, बड़े बड़े टर्म्स को यूज करना, टेक्निकल टर्म्स को यूज करना, हो सकता है आपका इन्वेस्टर टेक्निकल आदमी है ही नहीं। मे बी दे आर नॉर्मल बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, जिनको अपने पैसे को बस इन्वेस्ट करना है किसी अच्छे बिजनेस में। तो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल तरीके से आप अपने बिजनेस को समझाओ। हाँ, उसमें जो फायदे हैं वो सारी चीजें आप उनको हाँ बता सकते हो कि सर मैं इतना फायदा दे रहा हूं सबको। उसमें कोई चीज नहीं कि आपको कम करने की जरूरत है, आप क्लियरली उनको बताओ। सो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तीसरी बात है, फेलिंग टू एड्रेस द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रॉब्लम था उसको छोड़ के हर बारे में आपने बात कर ली, बस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है इसका, कि पॉइंट पे रहना बहुत जरूरी है। इधर उधर होना, जो मतलब की बात नहीं है वो करना। राइट, कि सर ये 10 साल पहले आज ये इस प्रोडक्ट में ये ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। जो आप बोलने के लिए आए हैं आप उतना ही बोलेंगे। प्रॉब्लम क्या है और आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, दैट इज इट। ठीक है, उसके अलावा आपको ज्यादा नहीं बोलना। देन कम्स लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स से आपके अंदर कुछ भी अलग ना हो तो कोई भी बिजनेसमैन आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन विल नॉट इन्वेस्ट इन यू इफ देर इज नो डिफरेंशिएशन। अगर आप में कुछ भी अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो नो बडी विल इन्वेस्ट इन यू। कारण क्या है इसका? लैक ऑफ डिफरेंशिएशन के कारण इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते। इसका कारण क्या है? वाई? सभी बताएंगे जल्दी।
यूएसपी, ओके फाइन। मैंने बिजनेस प्लानिंग में एक पॉइंट बताया था, तीसरा चौथा या चौथा या पांचवा पॉइंट था जहां तक मुझे याद है। इसी चीज से रिलेटेड था, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था। क्या था वो पॉइंट? हर बिजनेस का अपना एक क्या होता है? नो समथिंग न्यू नो वन विल इन्वेस्ट। अच्छा ओके, क्या होता है? वेरी गुड, हु हैज सेड दिस आंसर? सम्यक, ओके। वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में अलग क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आम या खास, जो मैंने उस दिन बोला था। अगर आम चीज है तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, अगर खास चीज है तो इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, किराने का दुकान नहीं खोल रहे हम लोग कि 10 किराने की दुकान है, सब में एक ही चीज बिक रही होगी और सभी चलेंगे, नहीं। यहाँ पे इट इज अ प्रॉपर कंपनी, इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच दे आर डूइंग इन अ कंपनी, एक बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका आइडिया कुछ तो अलग हो, एक वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। आप भले ही एक ही प्रोडक्ट बेचो चलेगा, बट उस प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग या बेहतर। अलग ना भी हो, बेहतर होना चाहिए। अगर आप उसी एक चीज को बेहतर भी बना दोगे तब भी आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स इग्नोरिंग द कंपटीशन। इन्वेस्टर्स को एक और चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है, कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर करो। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस है कि आप उसको क्रॉस कर लोगे, आप चीजों को हैंडल कर लोगे, ठीक है, बट इग्नोर कर देना इज नॉट गुड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। ओयो के बारे में आप सबने सुना है? कितने लोगों ने सुना है ओयो के बारे में? ओयो रूम्स, यस, कितने लोगों ने सुना है? सभी बताएंगे, आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर। यस, सो ओयो के बारे में आप सभी ने सुना है। अब ओयो की खास बात क्या है कि जब ओयो आया था, ओयो के अलावा और भी ट्रैवल एंड बुकिंग्स की कई सारी कंपनीज थी। किसी का नाम पता है आप सभी को? एनी वन नोज द नेम ऑफ एनी अदर बुकिंग प्लेटफॉर्म? तो नाम बताइए प्लीज, किसी और बुकिंग प्लेटफॉर्म का नाम। बुकिंग प्लेटफॉर्म यार, गोआईबीबो, यस बिल्कुल था ओयो के आने से पहले। और गोआईबीबो के अलावा एयरबीएनबी, मेक माई ट्रिप, यस। सो ऑल दीज, स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स, यस, महिंद्रा, राइट, क्लब महिंद्रा वाज देयर। सो ऑल ऑफ दीज वेर ऑलरेडी देयर। ओयो ने उस कंपटीशन को इग्नोर नहीं किया। उसने क्या किया कि यार ये सभी हैं और लोग उसके पास अभी भी जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। ओयो जब है तब भी मेक माई ट्रिप बहुत अच्छा चल रहा है, बट उसने क्या कर लिया, उसने अपने आप को बस बना दिया कि मैं सिर्फ अकोमोडेशन पे फिलहाल फोकस करूंगा। ठीक है, अकोमोडेशन पे फोकस करूंगा, और अकोमोडेशन का मतलब होता है होटल बुकिंग्स, बुकिंग्स रहने के लिए। ठीक है, तो उसने कंपटीशन को इग्नोर नहीं किया, अपने लिए एक जगह बनाई मार्केट के अंदर। ठीक है, जिसके लिए मिडिल क्लास आसानी से पैसा दे। ओयो बजट फ्रेंडली भी है, और अगर अच्छी प्रॉपर्टीज भी आपको चाहिए तो उसके लिए भी है। ओयो ने क्या किया, कंपटीशन को इग्नोर नहीं किया, इसीलिए 2013 में शुरू हुई ओयो ने 2014 में $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को उठाया। ठीक है, दैट इज द रीजन वाई इट ग्रू सो वेल। ठीक है, कभी उसने कंपटीशन को इग्नोर नहीं किया। फिर नेग्लेक्टिंग द फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल को नेग्लेक्ट करना कि सर पिछले साल आपने कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, कितना बर्न हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, वहां पे सवाल पूछ लिया गया आपसे कि क्या था पिछले साल या पिछले क्वार्टर या पिछले महीने का सेल्स, और आपको याद ही नहीं है ठीक से पॉइंट टू पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि सामने वाले को खुद ही अपने बिजनेस की नहीं पड़ी है। तो फिर किसी और को पड़ी है या नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको देंगे ही नहीं। दे वॉन्ट बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन हु आर हाईली अवेयर अबाउट वॉट दे आर डूइंग। एम आई क्लियर? सो दैट नेग्लेक्शन जो होता है ना वो कभी भी नहीं रखना है। फाइनेंशियल्स के साथ आपको हमेशा क्या करना है, थोरली आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है। और सबसे ज्यादा सवाल ही इसके बारे में आते हैं, आपका बर्न क्या है, आपका एबिडा, एबिडा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो इनकम और टैक्स हटाने से पहले एबिडा आता है, और एबिडा को आप और बाकी भाषा में आप क्या बोल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी इनकम एंड टैक्स नहीं, इंटरेस्ट एंड टैक्स, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह आता है उसको हम लोग एबिडा बोलते हैं। उसको घटाए बिना जो आपका रेवेन्यू है उसको हम लोग एबिडा बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सो फाइनेंशियल्स को क्या नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको याद रखना है, अपने पास रख के रखना है। फिर आता है लैक ऑफ पैशन एंड कॉन्फिडेंस, वहां जाके एकदम ढीले ढाले से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं चलेगा। वो नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी नहीं चलेगा। अगर अपने दोस्त से भी बात कर रहे हो, थोड़ा एनर्जी चाहिए, राइट, वरना दोस्त को क्या लगता है कि बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। राइट, तो इन्वेस्टर को भी ये लगेगा कि आया है पैसा लेने या आई है पैसे लेने, बट द थिंग इज दैट दे आर इटसेल्फ नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, या कंफ्यूज है या मेस्ड अप है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह की सिचुएशन में ना रहें। यू शुड बी एनर्जेटिक
एंथुजियास्टिक, और एक लगना चाहिए कि यार एक आवाज में एक खनक होनी चाहिए कि यार ये क्या बात हो रही है करके। पीपल आर लाइकिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग। फिर भले वो आपको इन्वेस्टमेंट दे या ना दे, आपको ठीक से सुनेंगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स पुअर टाइमिंग एंड डिलीवरी। कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट पिच के थ्रू किसी दूसरी कंपनी या वहां पे बैठे किसी का इंसल्ट ना हो, या उनको कोई गलत आइडिया ना जाए, या कोई गलत मैसेज ना जाए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। दिस इज हाउ यू परफेक्टली पिच योर आइडिया इन फ्रंट ऑफ अ इन्वेस्टर। ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होती है। नाउ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 टाइप्स है। पहला एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स आपको तब पैसा देते हैं जब कोई भी आप पे पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, आप आइडिया स्टेज पे हो। एंजल इन्वेस्टर्स कौन है? जो आइडिया लेवल पे आप पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर आता है पीयर टू पीयर लेंडर्स। ठीक है, आपके दोस्त, रिश्तेदार, काम करने वाले सारे साथी जब आपको कोई पैसा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और आप उनको वही परसेंटेज दे रहे हो अपनी कंपनी का, तो उसको क्या बोला जाता है? पीयर टू पीयर लेंडर्स, उधारी देना। पर यहां पे उधार नहीं दिया जा रहा है, ये कोई उधारी नहीं है, वो आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस के ऊपर, और उस बिजनेस में उनका एक हिस्सा आ जाता है। ठीक है, देर आर टू थिंग्स, एक होता है ऑपरेशनल पार्टनर और एक होता है फाइनेंशियल पार्टनर। फाइनेंशियल पार्टनर का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी क्विकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पार्टनर? बिजनेस में फाइनेंशियल पार्टनर का मतलब क्या होता है? हु गिव मनी, बस। शेयर्स, प्रॉफिट लॉस, ओके। वर्किंग पार्टनर, ओके। ओनली इन्वेस्टिंग मनी, वेरी गुड। फाइनेंशियल पार्टनर वो होता है जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ऑपरेशंस में या फंक्शंस में या काम में उनका कोई रोल नहीं रहेगा, पैसे दे देंगे बस। ऑपरेशनल पार्टनर्स वो होते हैं जो आपको पैसे या दे या ना दे, आपके काम में आपकी हेल्प करेंगे, इसीलिए वो आपके पार्टनर्स हैं। ठीक है, और इसीलिए कंपनी का एक जो हिस्सा होता है वो एक हिस्सा उनके पास भी रहता है। सो दे आर ऑपरेशनल पार्टनर्स। ऑलराइट, और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट पार्टनर्स, जो पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऑपरेशनल पार्टनर्स, फाइनेंशियल पार्टनर्स एंड कंप्लीट पार्टनर्स। कंप्लीट पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि 50-50, नहीं। कंप्लीट पार्टनर का मतलब बस ये होता है पैसे भी इन्वेस्ट किए और साथ में क्या हुआ, ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जो आप शार्क टैंक पे देते हैं, दे आर फाइनेंशियल पार्टनर्स, दे आर नॉट ऑपरेशनल पार्टनर्स। ठीक है, फाइनेंशियल पार्टनर्स बोल सकते हो या फिर पार्शियल पार्टनर्स। कभी कभार मीटिंग्स के थ्रू वो गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे अपने बिजनेसेस को जिनमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। बाकी इतना उनका रोल नहीं रहता है, बाकी पूरा बिजनेस ही हैंडल करेंगे, जो लोग ऑलरेडी हैंडल कर रहे थे वो बस पैसे लगा देंगे। ठीक है, देन कम्स पर्सनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि आपकी फैमिली। ठीक है, आपकी फैमिली अगर इन्वेस्ट कर रही है आपके ऊपर, तो ओनरशिप किसके पास रही? फैमिली के अंदर ही रही, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गए? पर्सनल इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक। अब बैंक भी क्या करता है, कई बार इक्विटी या शेयर्स के बदले आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। बैंक्स वाला जो चीज है वो बड़ी कंपनीज में अक्सर होता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा विजय माल्या का केस, राइट? देखा था सभी ने? कितने लोगों को पता है विजय माल्या का कुछ हुआ था इंडिया में पैसे लेके, ऐसा कुछ याद है? नहीं पता विजय माल्या? नहीं पता है? हुआ था, राइट। तो उन्होंने एक लोन लिया बैंक से, लोन चुका नहीं पाए, एंड देन ही वेंट टू सम अदर कंट्री, एंड फिर वो बैंक जो है वो उनको ढूंढने लग गया। गवर्नमेंट भी उनके पीछे पड़ गई, लीगली बहुत बड़ा केस चला, या शायद अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया? कंपनी के शेयर के बदले उनको पैसे दिए। ठीक है, और पैसे उन्होंने नहीं चुकाए, तो कंपनी को खरीद लिया गया, कंपनी को बंद कर दिया गया, किंगफिशर एयरलाइंस को। ठीक है, दैट इज वाई बैंक्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैं लोन्स की बात नहीं कर रहा हूं। लोन वाला सिस्टम ही अलग है, वहां पे इंटरेस्ट लगता है, शेयर नहीं दिए जाते, इक्विटी नहीं दी जाती है। ठीक है, फिर आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब है जो आप शार्क टैंक पे देखते हो ना, जो 5-6 इन्वेस्टर्स बैठते हैं, सुनते हैं और फिर पैसे लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट। मतलब जब एक बिजनेस एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट के फॉर्म में एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, पूरा काम अच्छे से चलने लग गया, अब उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब बिजनेस में हर दिन कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, हर हर दिन, हर महीने, हर साल। उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। काम करने के लिए जो पैसे जरूरत है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, एंड दैट इज गिवन बाय वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वो कितना भी हो सकता है, 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, छोटी मोटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको ग्रोथ मिले। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर। ठीक है, एंड देन फाइनली कम्स ये चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको एक डील मिली,
ठीक है, जिसमें 10% के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब नेगोशिएट करना है आपको। आपको 10% में 10 लाख नहीं चाहिए। या तो आप चाहते हो कि 10% अगर वो ले रहे हैं तो मुझे 15 लाख दें, या फिर 10% में, सॉरी, 10 लाख में 5% ही उनको मिलेगा। ठीक है, नहीं 15 लाख, वेरी, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, मान लीजिए आपको चाहिए कितने, 18 लाख फॉर 10%, या फिर अगर वो दे 10% के लिए आप 5 की जगह 6% दे सकते हो। आप या तो परसेंटेज उनको थोड़ा सा बढ़ा के दे दो, या तो उनसे बोलो कि आप सर थोड़ा सा मुझे पैसे बढ़ा के दे दो। ठीक है, पर मुझे 10 लाख में 5% ही बेचना है। अब अगर आपको नेगोशिएट करना है, सो यू विल बी फिगरिंग आउट कि हाउ टू नेगोशिएट, उनसे वापस अपने डील पे कैसे लाया जाए। ठीक है, ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, यस, वेरी, और साथ में डील भी ना आ जाए हाथ से। तो पहला क्या है, हाईलाइट और ट्रैक रिकॉर्ड। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, हम इतना सेल्स कर रहे हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से, और इसीलिए आई थिंक मुझे इतना अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, आप जो डील मुझे दे रहे हैं मुझे नहीं लगता वो फेयर है, नंबर वन। नंबर टू जो है वो वर्थ, कंपनी का वैल्यूएशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 300 करोड़ 400 करोड़ वाला सीन नहीं होता, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, किसी को भी वो प्रोसेस चाहिए तो यू जस्ट टेक्स्ट मी, मैं आपको टेक्स्ट में वो बता दूंगा कि प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, सो नोइंग योर वर्थ, कंपनी का वैल्यूएशन पता होना बहुत जरूरी है। थर्ड है रिसर्च योर इन्वेस्टर्स। अब इसका मतलब क्या है, आप जब किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, मिस्टर एक्स के पास जा रहे हैं, तो मिस्टर एक्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे सर मैं पैसों के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं अपने कंपनी में वर्किंग कैपिटल लाने के लिए, उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आप कई बार उनसे बात कर सकते हो ऑन अ पर्सनल लेवल, कि सर मैंने आपकी भी जर्नी देखी है, आपने ये अचीव किया, आपने ये चीजें फॉलो की, भले ही आपको जाने से पहले उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, चलेगा, पर आप उनके बारे में रिसर्च करके जाओ। ठीक है, जब आप रिसर्च करके जाओगे आपको पता होगा कि वो इंसान किस तरह से डिसीजन लेता आया है अपनी लाइफ में, इसीलिए फंडिंग के दौरान भी वो किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, बी कॉन्फिडेंट बट फ्लेक्सिबल, ये मैंने आपको बोला। मान लीजिए उन्होंने एक डील दिया, आपको चाहिए थे 10 लाख 5% के लिए, उन्होंने डील दिया आपको 10 लाख 7.5% के लिए, 7.5, 2.5% एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, बट आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, 10 के लिए 5% ही है तो उतना का उतना ही होगा, उससे बढ़ाऊंगा नहीं। तो आप इतने रिजिड, इतने सख्त नहीं हो सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। या तो आप बोलो कि सर इफ यू वांट 7.5%, आई विल टेक मे बी 13 और 14 लैक्स। या फिर आप क्या कर सकते हो, 10 लाख के लिए आई विल गिव यू 6% इंस्टेड ऑफ 5। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, फाइनली कम्स कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, आप गए थे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, बट आप क्या कर सकते हो, आप उनको लोन के लिए भी अलग अलग चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप गए थे 20 लाख 5% के लिए, आप क्या कर सकते हो कि ठीक है सर, यू गिव मी 15 लाख फॉर 5% एंड टेक 5 लाख एंड देन गिव मी 5 लाख लोन। तो आपके पास अमाउंट अभी भी कितना आया, 20 लाख ही आए हैं। ठीक है, अमाउंट तो अभी भी 20 लाख आया, पर आपने क्या किया, 15 लाख एज ए इन्वेस्टमेंट लिया और 5 लाख लोन ले लिए। अब वो जो भी इंटरेस्ट है, 10 है, 12 है, 18 है, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आप पे कितना इंटरेस्ट लगाएंगे। तो आप ऑप्शन को डाइवर्ट भी कर लो, ताकि 15%, 15 लाख देने से इन्वेस्टमेंट में उनका रिस्क कम हो गया, क्योंकि 5 लाख तो आपको लौटाना ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। ठीक है, so that is how you can also create alternative options. Am I clear everyone? Yes, okay, fine, that is all about pitching, funding and investment. कल का जो सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड इट इज ओपन फॉर ऑल। सो आपके जो भी फैमिली मेंबर्स एंड ऑल ऑफ देम आर देयर, यू कैन मेक श्योर दैट दे आल्सो अटेंड, किड्स, यंगस्टर्स, ऑल ऑफ देम। सो इट इज अगेन 3 to 4 p.m, 4 p.m तक रहेगा। देन आप सवाल पूछ सकते हैं अपने, ऑल ऑफ दैट कैन टेक प्लेस। या इफ यूर कॉलेज स्टूडेंट्स यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन अप। Yeah, two very, very important women entrepreneurs are coming. One has worked with government on solar energy and many, many multiple projects, or another is also a business coach. She's a business coach. उनका अपना एक HR consultancy firm है। बड़ी बड़ी कंपनीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुकी है। सो दैट इज हाउ शी शी हैज बिल्ड हर ब्रांड। ठीक है, वन इज रितु चौरडिया एंड वन मोर इज Shilpa Patel. All right. So these two people will be coming tomorrow, and I'll soon share the invite to all of you. Please make sure that all of you join tomorrow. All right. Yes. Any other doubt? Please ask me. If not, then we'll just wind up the session in 5 minutes. Yes. इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड कोई डाउट? आज मुझे लगभग आई थिंक 11, 11:30, 12 बजे तक इतने लोगों के मैसेज आए, सर सैटरडे है, सैटरडे है, सैटरडे है, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं।
सैटरडे के टाइम पे सब मतलब अहमदाबाद में देर ऑल बिजी पीपल सैटरडे एंड संडे। आई थिंक वो कारण है। आई एटलीस्ट गॉट 6 to 7 पीपल्स मैसेजेस। और शायद कुछ फिर कुछ लोगों ने मैसेज नहीं भी किया है। यस। ऑलराइट, सो एनी डाउट एनीबडी? Sir, I have a doubt, sir. यस, बोलिए मधु जी। Sir, about the venture capitalists that you'd mentioned, हम्म। that these are the people who invest in your working capital of the company. नहीं, आप वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि मैं आपके वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर वो आपके वर्किंग कैपिटल में ही जाएगा ना। आप एक बिजनेस चालू कर चुकी Right. हैं, यू आर Oh, रनिंग yeah, इट। yeah, या yeah. So now, how do we kind of what are we giving them? I mean, having they invested there, and my company is already made full fledged चल रही है company यू आर मेरी गिविंग द ओनरशिप established. मैम। आप अगर उनसे पैसा ले रही हैं तो आपको अपनी कंपनी का एक हिस्सा उनको देना पड़ेगा। Oh, okay. हाँ। Again, equity. हाँ, इक्विटी। और इसमें एक और चीज होती है, एग्जिट नाम की एक चीज होती है। तो वो आते हैं कुछ वक्त के लिए, वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। मान लीजिए वो आए आपकी कंपनी में 10 लाख रुपए देके, 5% ले लिया उन्होंने आपकी कंपनी, ठीक है। अब क्या Okay. होगा, जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो एग्जिट वो ले लेंगे। मान लीजिए वो 10 लाख जो 5% के लिए आज था, आपकी कंपनी बढ़ गई, वैल्यूएशन भी बढ़ गई, तो आज उस 5% की वैल्यू है मान लीजिए 1 करोड़, ठीक है। Okay. तो उनका 10 लाख 1 करोड़ बन चुका है, राइट। हाँ. तो वो हाँ. ऑटोमेटिकली एग्जिट ले लेंगे। अच्छा. तो वो म्यूचुअली होता है, वो आपके और उनके बीच में म्यूचुअली होगा, ठीक है। Okay. इट Okay. इज जस्ट दैट वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि उनका जो पैसा है वो डेवलप हो, Grow 2x 5x grow हो जाए 10x जो double भी, हो जाए ठीक यार. है। सो दैट्स हाउ दे, इट्स जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो यार, Okay. Okay. Thank you, sir. वेलकम। एनीबडी एल्स? जिन लोगों को लगता है शार्क टैंक वाले जो है वो जिंदगी भर उस बिजनेस में इन्वेस्टर बन के रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद बाहर आ जाते हैं, जब उनको लगता है कि यार बस इतना हो गया, अब इस कंपनी से हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बाहर ले लेते हैं। तो 5% जो उनकी हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी वापस वो लौटा देंगे, एंड देन दे विल टेक बैक द अमाउंट जो उस वक्त उस 5% का है, ठीक है। प्री कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये नहीं, नहीं, एग्जिट हमेशा प्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आप मुझे बताइए, मेरे पास 5% है आपकी कंपनी की, तो मेरी मर्जी ना, मैं जब बेच के जाना चाहूँ, इसमें मेरी कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है? बिकॉज वो 5% मेरे हैं, अब मुझे आपकी कंपनी का हिस्सा नहीं रहना है। मुझे जितना गेन करना था, प्रॉफिट कमाना था, मैंने कमा लिया, ठीक है। सो देन आई विल टेक इट बैक, क्योंकि दोनों का ही फायदा है। मेरा 5% मुझे वापस मिल गया, आपके पैसे आपको वापस मिल गए। यस, यस, करेक्ट, सेल इट बैक। बार्टर सिस्टम जैसा ही है, पर यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है, तो हम लोग इसको एग्जैक्टली बार्टर सिस्टम नहीं बोल सकते। यस, एनी अदर डाउट? If there is any other doubt, please tell me so that we can figure it out. So can I have your It's there in the group, ma'am. I'll still tell it. It's 9462560853. Chat box में मैंने डाल दिया. Okay. In a new company, is there a minimum period? Minimum period for what? समझा नहीं. In new company, is there a minimum period? आप प्लीज मुझे बताइए, मिनिमम पीरियड फॉर व्हाट एग्जैक्टली? टेकिंग एग्जिट? नहीं, 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 ऐसा कुछ मिनिमम पीरियड नहीं है। आप एक बार आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया, वो चाहे 6 महीने बाद ले, साल भर बाद ले, कुछ भी, ठीक है। अब जब वो आपसे एग्जिट ले रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनका महीना मतलब मन हुआ तो महीने भर बाद लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उतना उतना तो होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक आपके बिजनेस में रहेगा मिनिमम, ठीक है। उसके बाद वो एग्जिट ले सकते हैं, और वो एग्जिट तभी लेंगे, उनमें भी वो है दिमाग कि वो प्रॉफिट कमाने के बाद ही एग्जिट लेंगे, ठीक है। वो ऐसे ही एग्जिट नहीं लेते, ठीक है, रिमेंबर दैट। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका जो पैसा है वो ग्रो करे, ठीक है। अगर उन्होंने 100 रुपए ढाले, तो वो चाहते हैं कि वो 200 हो, 300 हो, 500 हो, 1000 हो, राइट। दैट्स व्हाई दे वोंट टेक एग्जिट अनटिल अनलेस वो ग्रोथ मिल जाए उनको। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आपको शायद लगे कि यार बिजनेस में पैसे देके 2 महीने बाद वापस ले लिए तो क्या होगा, राइट, क्योंकि मैंने तो बिजनेस में पैसे लगा दिए होंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ओके। क्योंकि उनका जो पैसा इन्वेस्ट करने का जो मेंटालिटी था, वो यही था कि मुझे अपने पैसों को बढ़ाना है, दैट्स व्हाई दे हैव इन्वेस्टेड, सो दे डोंट डू इट। नहीं तो एज एन इन्वेस्टर उनका नाम बहुत खराब होता है, राइट। एनी अदर डाउट्स? एनीवन? नो, ऑल राइट। कल हम लोग देखेंगे आप सबको, एंड इट विल बी ओपन फॉर ऑल, सो मेनी मेनी पीपल विल बी ज्वाइनिंग अप। सो विदाउट फेल 3 PM को शार्पली जुड़ जाइएगा, बिकॉज इन केस किसी भी कारण से मीटिंग आईडी लॉक हो जाती है, देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम, राइट। सो आई एटलीस्ट वांट कि ऑल ऑफ यू एटलीस्ट ज्वाइन,
ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप का हिस्सा थे। सी यू टुमारो। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। बाय।